एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब बढ़िया हैं और आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है। अगर हम बात करें एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स की, तो बेटा आप लोगों के 28 से हैं क्वार्टरली एग्जाम, और क्वार्टरली एग्जाम के उद्देश्य से ही आज हम आपके लिए लाए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। जो एमपी बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक डाला है आपके 5 चैप्टर का, हम उसका सॉल्यूशन डाल रहे हैं, जिसमें आज हम प्रैक्टिस करेंगे पहले ऑब्जेक्टिव की, फिर आगे वन लाइनर जो दूसरे क्वेश्चन है। बट इसके पहले आप समझ लीजिए कि आपके क्वेश्चंस आ कैसे रहे हैं। तो शुरू के जो 5 चैप्टर हैं बेटा, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से लेके चुंबकत्व एवं द्रव्य तक, यहाँ इन 5 चैप्टर से आपके पूछे जाएंगे टोटल 70 नंबर के क्वेश्चन। इन क्वेश्चन का अंक विभाजन आपको दिया गया है। इसमें जो शुरुआत के सारे चैप्टर हैं, लाइक 4 चैप्टर तक, यहाँ तक आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे, फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक, सही जोड़ी, सही विकल्प, सत्य असत्य और एक वाक्य में उत्तर, और लास्ट में 2 और 3 मार्क वाले क्वेश्चन जो हैं वो चैप्टर 4 तक आएंगे, और चैप्टर 5 से 3 मार्कर 4 मार्कर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो इस अनुसार आप लोग तैयारी कीजिए अभी क्वार्टरली एग्जाम की। अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहना चाहिए ताकि आपको और मोटिवेशन मिले, ताकि आप फाइनल एग्जाम को बहुत अच्छे से दें। मतलब फाइनल एग्जाम की अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो अभी जितने भी टेस्ट होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, उन सब में जब आपके नंबर्स अच्छे आएंगे, पेपर्स आपके अच्छे जाएंगे, तो आपको आएगा कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस के कारण फिर आप और भी अच्छी स्टडी करोगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। चलिए, पहला जो चैप्टर है हमारा वो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। उससे कुछ ऑब्जेक्टिव आपके सामने हैं। लाइक फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है उसमें बोल रहा है कि ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। ई तीव्रता वाला एक विद्युत क्षेत्र है, उसमें अगर आवेश Q रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा। आपके ऑप्शन है F बराबर E अपॉन Q, F बराबर Q अपॉन E, F इज इक्वल टू QE और F बराबर E माइनस Q। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, F बराबर QE, ये आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से भी, क्योंकि बल बराबर होता है आवेश गुणित तीव्रता, और तीव्रता बराबर होता है बल बटे आवेश। ठीक है, तो फर्स्ट क्लियर। सेकंड है, किसी बिंदु आवेश से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होगा। बिंदु आवेश है, इससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र किसके अनुक्रमानुपाती होगा। तो आपने कूलाम के नियम में भी पढ़ा है, दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, आवेशों के गुणनफल के भी अनुक्रमानुपाती। तो अगर हम बात करें दूरी का वर्ग, तो यहाँ पे क्या है 1 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन जो है बेटा, एक खोखले गोले के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव रखा है, गोले से संबद्ध विद्युत फ्लक्स होगा। गोला खोखला है, अंदर हमने विद्युत द्विध्रुव रखा है, द्विध्रुव मतलब जिस पर 2 आवेश माइनस और प्लस, तो इससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो चूंकि द्विध्रुव है, एक प्लस एक माइनस, तो जितनी बल रेखाएं जाएंगी उतनी ही आएंगी। कहने का मतलब अंदर विद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी 0, अर्थात विद्युत फ्लक्स होने वाला है आपका 0। समझ गए कैसे हुआ। हालांकि ये गॉस थ्योरम से भी निकल के आता है कि कैसे एक खोखले गोले के अंदर अगर द्विध्रुव को रखें तो जो फ्लक्स होता है वो कितना होता है, 0 होता है। अगला ऑब्जेक्टिव है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये सब मैंने आपको करवाया है जब हम फुल क्वेश्चन कर रहे थे, तो अभी हम सिर्फ उसकी ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, शायद इससे काफी आपको क्वेश्चंस आपके तिमाही एग्जाम में देखने को मिले, और फाइनल के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही बेटा। चलो, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो प्लीज गलती से भी कोई 1.6 मत बोल देना। जो आपका राइट आंसर होने वाला है इन चारों ऑप्शन में वो है 6.25 इंटू 10 की पावर 18। 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलाम आवेश के अंदर। ठीक है, अब मुक्त आकाश के परावैद्युतांक का विमीय सूत्र, मतलब एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसका विमीय सूत्र पूछा है। अब अगर आप बात करो E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, तो उसमें बाकी सबका पक्षांतर कर देना, बचने देना सिर्फ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र पूछा है जो कि होगा m इनवर्स -1 L इनवर्स -3 T4A2 बेटा।
तीव्रता का जो बिंदु आवेश के लिए तीव्रता का सूत्र आया था, आप उससे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल सकते हो। उसका विमी सूत्र पूछा है जो कि होगा m इनवर्स -1 l इनवर्स -3 T4 और A2। अगला है किसी विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। अक्षीय स्थिति में भी पढ़ा है आपने, निरक्षीय स्थिति में भी पढ़ा है। इसमें उसने आपको स्थिति नहीं दी है, उसने सीधे पूछा है कि किसी विद्युत द्विध्रुव का केंद्र बिंदु लेना है, एक द्विध्रुव, उसका एक सेंटर पॉइंट। अब उससे r दूरी पर या तो अक्षीय में ले लो या फिर निरक्षीय में ले लो, लेकिन विद्युत क्षेत्र यानी कि E किसके अनुक्रमानुपाती होगा, तो दोनों में ही आता है बेटा 1/r³। ऊपर वाला आंसर जो था बिंदु आवेश से r दूरी पर के लिए था, और यहाँ पर द्विध्रुव से r दूरी पे लिए। यहाँ सिर्फ एक आवेश, यहाँ एक द्विध्रुव और द्विध्रुव का एक सेंटर बिंदु लेना है और उससे आपको विद्युत क्षेत्र की तुलना करके बताना है कि किसके अनुक्रमानुपाती होगा। तो ये जो आंसर होने वाला है ये है 1/r³। चैप्टर नंबर 1 से थे ये 6 ऑब्जेक्टिव, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फिर उसके बाद खोखले गोले के अंदर विद्युत द्विध्रुव जो रखा है उस पर फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। किसी विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र किसके अनुक्रमानुपाती होता है, तो 1/r³ के अनुक्रमानुपाती होता है। आई होप बेटा आप सबको क्लियर है। हमारे पास डिजिटल बोर्ड का अभाव है, इस वजह से प्रेजेंटेशन पीपीटी में हो रही है। आप लोग का सपोर्ट रहा तो जल्दी ही डिजिटल बोर्ड पे भी आएंगे, जिससे होगा ये कि करवाते करवाते प्रैक्टिस हम आपको सॉल्यूशन भी करवाते जाएंगे, ताकि आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो, बहुत बढ़िया से समझ में आए, है ना। चलो अगला जो क्वेश्चन है, एक घन जिसकी प्रत्येक भुजा x है कि केंद्र से ठीक ऊपर x/2 दूरी पर एक बिंदु आवेश q रखा है, घन से संबद्ध विद्युत फ्लक्स। गॉस थ्योरम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के अंदर से अगर फ्लक्स गुजर रहा है तो उस विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है, Q/ε0। कितना होगा बेटा, Q/ε0। अब अगला है विद्युत क्षेत्र का मात्रक। तो चाहे मात्रक विद्युत क्षेत्र का पूछे या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, पहला है कूलाम प्रति न्यूटन, दूसरा है न्यूटन प्रति कूलाम, तीसरा जूल प्रति कूलाम और चौथा कूलाम प्रति जूल। तो मुझे बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है, वेरी वेरी इजी। क्या है बेटा, न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये विद्युत क्षेत्र का भी ऐसा ही मात्रक है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी। अगर सीजीएस मात्रक पूछेगा तो डाइन प्रति स्थैत कूलाम इसका सीजीएस मात्रक हो जाएगा, ठीक है। धनावेशित कांच की छड़ को अनावेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है। छड़ का आवेश घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा या ऋणात्मक हो जाएगा। पहली बात, कांच की छड़ कैसी है, कांच की छड़ है कुचालक। अब उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, घर्षण के कारण धनावेश। हमने उसके पास कोई चालक ला दिया तो उसका आवेश, जो छड़ का आवेश है वो किस में चला जाएगा, उस क्या बोलते हैं चालक में चला जाएगा। अब अगर छड़ का आवेश स्पर्श कराने पर चालक के अंदर पहुंच रहा है तो छड़ पर आवेश क्या होगा, धीरे धीरे करके कम होगा, और अगर कम होगा मतलब घटेगा, ठीक है। तो धनावेशित कांच की छड़ को किसी चालक से स्पर्श कराने पर उस पर आवेश क्या होता है बेटा, घटता है। नेक्स्ट है, एक्स अक्ष में निर्दिष्ट एक समान विद्युत क्षेत्र ई में एसएल क्षेत्रफल का पृष्ठ उपस्थित है, पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स होगा, क्या होगा, तो मुझे बताओ। E/S शून्य या अनंत। ये आपको विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन जो है उससे होता है तीव्रता इंटू पृष्ठीय क्षेत्रफल से। अगर हम बात करें एक अल्प क्षेत्रफल से भी गुजरने वाले फ्लक्स की, तो वो भी होगा तीव्रता इंटू पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वायु में एकांक धनावेश से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होता है। धनावेश से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स यानी कि गॉस थ्योरम बोलता है कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित जो आवेश है उस आवेश के फ्लक्स 1/ε0 गुना होता है। आवेश का 1/ε0 गुना, मतलब यहाँ जो होगा 1/ε0 कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा
कि वायु में अगर कोई एकांक धनावेश रखा हुआ है तो उससे निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, 1/ε0। नेक्स्ट है, अब आ गए हम चैप्टर नंबर 2 पे। इसके विकल्प चैप्टर नंबर 1 के हो गए खत्म। ऑब्जेक्टिव जो ऑप्शनल थे वो मतलब एंड हो गए। अब फिल इन दी ब्लैंक सही जोड़ी अगली पीपीटी में लाएंगे हम। अभी पूरे हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा, दो संधारित्रों को, चैप्टर 2 से है ये ऑब्जेक्टिव, दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक पर समान होता है। अगर हम संधारित्र को एक के नीचे एक यानी कि समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो मैंने ये पढ़ाया भी है, दोनों पर क्या समान होगा, या तो आवेश या विभव। तो अगर समांतर क्रम संयोजन है तो क्या समान होगा, विभव समान होगा। क्या समान होगा बेटा, विभव। दोनों संधारित्रों पर विभव का मान क्या होता है, समान। दूसरा क्वेश्चन इसी का जस्ट अपोजिट है। दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की बात कर रहा है ये। दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक पर समान होगा। पहला है बेटा आवेश, दूसरा है विभव, तीसरा आवेश एवं विभव, और चौथा है ना आवेश और ना ही विभव। तो मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, फटाफट से कमेंट करो। दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर अगर विभव समान होता है तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर आवेश का मान समान होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करने के बाद उनके प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है, तो प्लेटों के बीच का विभवांतर बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या शून्य हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र है, दो प्लेटें पास पास रखी हैं, बनने वाला संधारित्र होगा समांतर प्लेट संधारित्र। अब इस संधारित्र के बीच की, अगर हमने प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया तो जो विभव का अंतर है वो घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा या शून्य हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आना चाहिए कि अगर प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो विभवांतर भी बढ़ेगा, प्लेटों के बीच की दूरी कम करेंगे तो विभव का अंतर भी कम होगा। मतलब राइट आंसर हो जाएगा आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। अब यहाँ पे चार ऑप्शन बड़े बड़े दिख रहे हैं। ठीक है, द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में पहला है विद्युत क्षेत्र और विभव दोनों शून्य हो जाते हैं। दूसरा, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है लेकिन विभव शून्य नहीं होता। तीसरा, विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता, विभव शून्य होता है। और चौथा, ना विद्युत क्षेत्र शून्य होता है और ना विद्युत विभव शून्य होता है। अगर आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव की अक्षीय निरक्षीय स्थितियां पढ़ी हैं तो आपको पता होगा कि विद्युत क्षेत्र की निरक्षीय स्थिति का मान कभी शून्य नहीं होता, जबकि विद्युत विभव में निरक्ष पर विभव का मान क्या होता है, शून्य। यहाँ कुछ दिख रहा है क्या ऐसा, विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता लेकिन विद्युत विभव शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता लेकिन विद्युत विभव शून्य होता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। पहला, समांतर क्रम में जोड़ने पर संधारित्र पर क्या समान होगा, विभव। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या समान होगा, आवेश। अगर हमने समांतर प्लेट संधारित्र में आवेशित प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाए तो विभवांतर भी बढ़ेगा, दूरी कम किए तो विभवांतर भी घटेगा। और अगर द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति की बात करें तो विद्युत क्षेत्र बेटा शून्य नहीं होता लेकिन विभव शून्य होता है। डन, ठीक है, चलते हैं आगे। अगला है, नगण्य मोटाई की एक एल्यूमिनियम की प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच रख दी जाती है। नगण्य मोटाई ना के बराबर एल्यूमिनियम की प्लेट ली और संधारित्र की प्लेट के बीच ले जाके रख दिया, दोनों प्लेटों के बीच ये रखी हुई है, तो संधारित्र की धारिता क्या होगी, घटेगी, अनंत हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी या बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए, अगर एल्यूमिनियम जो प्लेट डाली है आपने उसकी मोटाई नगण्य है, ना के बराबर है, तो उसका संधारित्र के क्या बोलते से प्लेटों के बीच रखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। संधारित्र की धारिता जितनी की उतनी रहेगी, ना घटेगी और ना ही बढ़ेगी। नेक्स्ट, यदि एक धनावेशित
चालक को तार द्वारा पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो, डेली उसका क्वेश्चन है ये आपका। यदि एक धनावेशित चालक है और इसे तार की सहायता से पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तो चालक से प्रोटॉन पृथ्वी में जाते हैं, चालक से इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में जाते हैं, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन चालक में आते हैं, या पृथ्वी से प्रोटॉन चालक में आते हैं। ऑलरेडी चालक के पास कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज, और इस प्लस चार्ज के साथ तुमने उसे अर्थ कनेक्ट कर दिया। तो अगर विद्युत धारा चाहिए तो तुम्हें चाहिए कि पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकले और कहाँ आए बेटा, चालक के पास। पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कहाँ आएंगे, चालक के पास, जिसे अर्थ देना बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन चालक में आते हैं। समटाइम्स हमारी पृथ्वी दोनों की भांति व्यवहार करती है, आवेश को देने का भी और लेने का भी। यहाँ आप क्या कर रहे हो, पृथ्वी से आवेशों को ले रहे हो, मतलब पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन चालक में आते हैं, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बेटा, 10 माइक्रोकूलम आवेश देने से किसी चालक के विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि होती है तो चालक की धारिता होगी। C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। Q का मान कितना दिया हुआ है, 10। V का मान कितना दिया हुआ है, 2। 2 से 10 को काटोगे कितना आएगा, 5। चूंकि इसके आंसर माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड, फैरड, फैरड दोनों में दिए हुए हैं, लेकिन कहीं पे भी 10 की पावर -6 नहीं आया है, क्योंकि माइक्रोकूलम को कूलम में बदलना हो तो माइक्रोफैरड फैरड में बदल जाएगा। अब माइक्रोफैरड को फैरड में बदलोगे तो 10 की घात -6 का क्या करते हैं, गुणा। यहाँ वैसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है तो 10 को सीधे 2 से भाग दे दो, 5 माइक्रोफैरड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है बेटा अगला चैप्टर विद्युत धारा। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से हैं ये सारे क्वेश्चन। पहला है, एक तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, रेजिस्टिविटी का पूछा है कि प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लंबाई पर, व्यास पर, द्रव्यमान पर या पदार्थ पर। एक तार है जिसकी प्रतिरोधकता निर्भर करती है लंबाई पर, द्रव्यमान पर, व्यास पर या पदार्थ पर, तो इसका आंसर होगा पदार्थ पर। ठीक है, क्या होगा, पदार्थ पर। नेक्स्ट है, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम, ओम मीटर, 1 अपॉन ओम या 1 अपॉन ओम इंटू मीटर। तो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर, L अपॉन ए से हम निकालते हैं ओम इंटू मीटर। ठीक है, अब एक तार को खींचकर उसकी लंबाई को दुगना कर दोगे तो उसका प्रतिरोध आधा हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा या 4 गुना हो जाएगा। तार को खींचकर लंबाई को 2 गुना करने पर प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। किसी तार को खींचकर लंबाई को दुगना करो, प्रतिरोध 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस जब जैसी लंबाई बढ़ेगी ना तो चालक तार में जो रुकावटें हैं उनका मान भी, चूंकि दूरी अधिक तय करनी पड़ेगी धारा को, तो प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। निम्न में से किस पदार्थ का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है। ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पे घटती है या प्रतिरोध ताप बढ़ाने पे घटता है, इसका मतलब चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। तो इसमें से बताओ किसकी चालकता ताप बढ़ाने पे बढ़ती है, तभी तो प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटेगा। अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, धातुएं, मेटल, विद्युत अपघट्य और मिश्र धातुएं। 4 ऑप्शन है, चारों में से क्या करेक्ट होने वाला है, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर ही इनमें धारा का प्रवाह होता है, ताप बढ़ाने पर ही इनमें चालकता का गुण आता है, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, अर्धचालक। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका अर्धचालक बेटा। नेक्स्ट है, एम्पियर मात्रक है, किसका मात्रक है, विद्युत धारा का, विद्युत आवेश का, विभवांतर का या प्रतिरोध का। तो अगर मैं बात करूं एम्पियर किसका मात्रक है, तो सबको पता है किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। नेक्स्ट बेटा, किसी चालक में विद्युत प्रवाह है, तो किसी चालक में विद्युत का प्रवाह, ऑप्शन आपका पहले ही टिक आउट हो चुका है, क्या है बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही विद्युत का प्रवाह है। नेक्स्ट है, किसी परिपथ में 12 वोल्ट की बैटरी 6 ओम के प्रतिरोध से जुड़ी है। 12 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, 6 ओम के प्रतिरोध से जुड़ी है,
मतलब वोल्टेज है 12 वोल्ट, प्रतिरोध है 6 ओम, परिपथ में धारा का मान, ओम का नियम लगाओ। ओम के नियम में I बराबर होता है V अपॉन R, V में R का भाग दो, 6 दूनी 12, आंसर आ जाएगा क्या 2 एम्पियर। आंसर क्या होगा 2 एम्पियर। विद्युत सेल स्रोत है इलेक्ट्रॉन का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का। तो विद्युत सेल जो है बेटा वो विद्युत ऊर्जा का भी स्रोत है और विद्युत धारा का भी स्रोत है। विद्युत ऊर्जा इसमें संचित होती है और हमें क्या प्राप्त होती है इससे, विद्युत धारा। तो यहाँ कंफ्यूजिंग आंसर है, फिर भी राइट आंसर इसका क्या होगा, विद्युत धारा। निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, आवेश कूलाम, विद्युत धारा का एम्पियर, चालकता का वोल्ट। प्रतिरोध का ओम होता है, राइट है, सही नहीं है, खोजना है। आवेश का कूलाम होता है, राइट है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, दैट्स आल्सो राइट। चालकता का सीमेंस या ओम इनवर्स -1 होता है। यहाँ वोल्ट दे दिया, वोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर का। तो ये आंसर हो जाएगा क्या, गलत। तो ये थे चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव। अगले चैप्टर पे आते हैं जिसका नाम है, सॉरी चैप्टर 2 नहीं, चैप्टर 3 के, है ना। अगला चैप्टर है बेटा गतिमान आवेश और चुंबकत्व। ठीक है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व पे हम आ चुके हैं। इस चैप्टर में जो पहला क्वेश्चन है वो है, किसी गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में अधिकतम बल तब लगता है। ये लॉरेंज बल से पूछा है, चुंबकीय बल या लॉरेंज बल में मैं एक क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है उसमें मैं करवाती हूँ कि कब बल का मान अधिकतम होगा और कब न्यूनतम। तो ये वहीं से पूछा है, किसी गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में अधिकतम बल तब लगता है जब, पहला है आवेश का वेग चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो। बिल्कुल नहीं, इस टाइम पे अधिकतम नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो और गतिमान आवेश दोनों एक सीधी सरल रेखा में होते हैं और आराम से जो कण है वो गति करते रहता है। ठीक है, आवेश का वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। आवेश खड़ा गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र आड़ा है, इस पर ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। आवेश का वेग चुंबकीय क्षेत्र से 45 डिग्री कोण पर हो और लास्ट है आवेश स्थिर हो। तो आवेश का वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा, तभी चुंबकीय बल अधिक लगेगा। नेक्स्ट, एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण समान वेग से लंबवत दिशा में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, इनके वृत्तीय पथों की त्रिज्या होगी। ठीक है, पहला है 1:1, दूसरा 1:2, तीसरा 1:4, चौथा है 2:1। आई थिंक इसका राइट आंसर होना चाहिए 1:2। अगर एक प्रोटॉन और अल्फा कण की बात किया है तो राइट आंसर हो जाएगा क्या 1:2। नेक्स्ट, लंबी सीधी धारा वाहक सोलेनोइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है असमान अक्ष के समानांतर, समान और अक्ष के समानांतर, समान और अक्ष के लंबवत या फिर शून्य होता है। ठीक है, सीधी एक लंबी परिनालिका लेनी है, सोलेनोइड लेनी है और उसके अंदर आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, समान और अक्ष के समानांतर। ठीक है, कैसा होगा, एक समान, क्योंकि परिनालिका आपने बनाई हुई सीधी लंबी, और अक्ष के समानांतर, जैसा अक्ष है वैसा ही होगा कौन, चुंबकीय क्षेत्र किसके अंदर, परिनालिका यानी कि सोलेनोइड के अंदर। क्योंकि ये लंबी सीधी धारावाहक सोलेनोइड है तो चुंबकीय क्षेत्र समान और अक्ष के समानांतर होता है। नेक्स्ट है बेटा, समान दिशा में धारा प्रवाहित करने वाले दो समानांतर चालक, समान दिशा में धारा प्रवाहित करने वाले दो समानांतर चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे पर कोई बल नहीं लगाएंगे या उदासीन हो जाएंगे। समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है और समानांतर चालक है, तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, आकर्षित। सेम डायरेक्शन होने के कारण ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट है, किसी बिंदु पर सीधे धारावाहक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है। सीधा धारावाहक चालक है, सीधा चालक है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से या एम्पियर के परिपथीय नियम से। फ्लेमिंग का बायां हाथ, लेफ्ट हैंड रूल बोलता है कि ये होती है किसी भी धारावाही चालक में बल और धारा की दिशा, जिसमें अंगूठा बल की दिशा बताएगा, उंगली चुंबकीय क्षेत्र की, और जो ये फिंगर, मिडिल फिंगर है मध्यमा, ये धारा की दिशा बताती है।
सेम रूल राइट हैंड पे अप्लाई करो। इसमें जो क्या बोलते से पाम हथेली है वो बल की दिशा बताएगी, अंगूठा बताएगा बेटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और उंगलियां बताएगी धारा की दिशा। तो सीधे धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से आसानी से ज्ञात की जा सकती है। नेक्स्ट है बेटा चैप्टर नंबर 5 ये आ चुका है। अब यहाँ से चालू हो जाएंगे क्या, ऑब्जेक्टिव, मतलब फिल इन दी ब्लैंक। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 की ये फिल इन दी ब्लैंक है। फिल इन दी ब्लैंक में फिल इन दी ब्लैंक का सॉल्यूशन हम आगे सेकेंड वीडियो में डालेंगे, नहीं तो ये वीडियो हो जाएगा क्या लंबा। तो आई होप यहाँ तक हमने क्या किया है, यहाँ तक हमने किया है पूरे चारों चैप्टर की ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से मैंने आपको करवाया है। आपको इस ब्लूप्रिंट के अनुसार अभी तिमाही परीक्षा की तैयारी करनी है, और अगर आपको ये चाहिए तो हम टेलीग्राम पे डाल देंगे या व्हाट्सएप पे डाल देंगे, आप हमें फॉलो करके, और क्या बोलते हैं अगर आपके पास नहीं होगा तो मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जहाँ जहाँ हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं सारी जगह ये अपलोड हो जाएगा। तो आई होप आपको मजा आया होगा ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने में। आपकी तैयारी आपने देख ली होगी कि कितनी है, आपने करके देखा होगा कि बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ठीक है, और अगर दिक्कत जा रही है मतलब तैयारी करने की जरूरत है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा एग्जाम के पहले। हम कोशिश करेंगे कि 3-4 लेक्चर्स में इसके सारे वो खत्म कर दें, ऑब्जेक्टिव जितने भी है और 2 मार्कर क्वेश्चन जितने भी हैं। तो अगर मजा आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ताकि हमारी रीच थोड़ी सी बढ़े और हमें कॉन्फिडेंस आए और ज्यादा, और हम जल्दी जल्दी आपके लिए और भी ज्यादा मेहनत करें। ठीक है, अदरवाइज ऑफलाइन बैच इतना मतलब टाइम टेकिंग है, इतना ज्यादा टाइम ले लेता है कि हम ऑनलाइन में ज्यादा मेहनत नहीं कर पाते क्योंकि थक जाते हैं। और इतना होने के बाद भी शूट करके फ्रीली सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो पे मतलब यूट्यूब पे डालना थोड़ा सा टफ तो है, बट करना पड़ रहा है। आप लोग का डेडिकेशन इतना है कि हमें भी चाहिए कि यार थोड़ी और मेहनत कर लेते हैं, थोड़ी और मेहनत कर लेते हैं, फेस्टिवल टाइम में भी मेहनत कर रहे हैं, तो तुम लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ। और कुछ नहीं तो स्टोरी लगा दो, शेयर कर दो, फाइनेंशियली कैपेबल हो तो सपोर्ट कर सकते हो। जल्दी ही हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगला लेक्चर बहुत जल्दी ही आएगा, इसका अगला पार्ट। बाय बाय बेटा, टेक केयर, राधे राधे।